Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. And today I will discuss about the environment and ecology questions. As you know, we have already covered 50 questions of in our previous video. If you have not watched, please visit all of that. That will enhance your knowledge regarding UPSC and all state PCS exams. And friends, I have created a playlist regarding history, political science and geography. If you have not watched, please visit all of that. Let's get started, beginning with the 51st question of the environment and ecology. 51वां क्वेश्चन देखते हैं and this video would remain in Hindi and English only. 51वां क्वेश्चन देखते हैं with reference to the Agriculture Infrastructure Fund AIF Agriculture Infrastructure Fund. Which of the following statements is or are correct? First statement. It is a central sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. करेक्ट आंसर पूछा गया है और ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. दो तरह की स्कीम होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. एक तो होती है सेक्टर, ये सेक्टर और स्पॉन्सर दो तरह की होती है. सेक्टर मतलब जो टोटली ही इन्वेस्टमेंट जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी आपका, और स्पॉन्सर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी परसेंटेज में और स्टेट गवर्नमेंट को भी परसेंटेज में पैसा लगाना पड़ेगा. ये रेशियो अलग अलग है. जैसे नॉर्मल स्टेट है 60-40 का रेशियो रहता है, 60 सेंटर देता है 40 स्टेट देता है. अगर हम ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करें जो स्टेट्स को मिला हुआ है वहाँ पे 90:10 का रेशियो रहता है. 90 सेंटर देती है, 10 स्टेट देना पड़ता है. सेकेंड स्टेटमेंट है द मैक्सिमम लिमिट फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी इज 2 करोड़. इंटरेस्ट सबवेंशन होता है कि मान लो आपका 9% इंटरेस्ट लग रहा है तो 2% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दे दे, 7% ही आपसे ले, 2% आपको वापस कर दे. एंड क्रेडिट गारंटी, जो क्रेडिट मान लो आप ले लिया है उसकी गारंटी भी होगी कि आप आगे उसका वापस ले सकते हो. एंड द थर्ड वन इज द बेनिफिशरीज अंडर द फंड आर बोथ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन. आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, और साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर में इजी रहेगा अटैम्प्ट करने के लिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका करेक्ट आंसर बी है. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. पूरा खर्चा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मतलब जो कृषि के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो फंड मिलता है वो पूरा सेंटर ने प्रोवाइड किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये आती है मिनिस्ट्री अंडर. सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. इट प्रोवाइड्स मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट. मीडियम टर्म का भी, लॉन्ग का भी, और लॉन्ग टर्म का डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटी मतलब आपको फाइनेंस पैसा अवेलेबल कराएगी थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी. All loans under this finance facility will have interest subvention of the 3% per annum up to limit of 2 करोड़. मतलब आप 2 करोड़ तक का इंटरेस्ट सबवेंशन पा सकते हैं, पर 3% रहेगा. मैक्सिमम 2 करोड़ तक, उससे आगे तो आप इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिल सकता. एंड क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरोज फॉर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज स्कीम फॉर लोन अप टू 2 करोड़. तो आपका जो क्रेडिट गारंटी है वो भी प्रोवाइड की जाएगी एमएसएमई सेक्टर के लिए. थर्ड स्टेटमेंट है कि जो बेनिफिशरी हैं इंक्लूड फार्मर्स हैं या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं, पैक्स मतलब जो क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं सोसाइटी बनाई हुई उनके लिए, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और एग्री इंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स, सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी और लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ETC. हैंस इट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन. मतलब ये इसी के लिए रिसेंट का क्वेश्चन है ये कि हमारे जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए ही ऐसा प्रोविज़न इम्प्लीमेंट किया गया है जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आप अगर टाइमली पैसा दे रहे हो तो इंटरेस्ट सबवेंशन आपको 3% ब्याज
कम रेट पे मिलेगा और आपको 2 करोड़ तक का पैसा मिल सकता है इसके तहत, और आपकी क्रेडिट गारंटी भी रहेगी 2 करोड़ तक। और आपका ये नॉर्मल एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो भी ले सकता है, या एसोसिएशन भी ले सकती है, या उनको लोन प्रोवाइड करने वाली एजेंसी भी ले सकती हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली भी एसोसिएशन ले सकती हैं। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बट डज नॉट कवर इलेक्ट्रिकल वेस्ट। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आपके रहते हैं उनको कवर करती है, बट ये इलेक्ट्रिकल आइटम के को कवर नहीं करती क्या। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैज ए जीरो एग्जम्पशन पॉलिसी फॉर ऑल इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री हैं क्या उनके जीरो एग्जम्पशन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी कोई सा भी ठीक नहीं है। डी आंसर इसका करेक्ट है, कोई सा भी ठीक नहीं है, क्योंकि ई वेस्ट जो है इंडिया में मैनेजमेंट कवर करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, जैसे आपका कंप्यूटर वगैरह हो गया, और इलेक्ट्रिकल आइटम को भी कवर करता है जो आपके बिजली के आइटम रहते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अंडर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 there is an exemption provided to the micro industry from the extended producer responsibility। इसमें बोला गया कि जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, इसका एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया हुआ है माइक्रो इंडस्ट्री को फ्रॉम दी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो आपका प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से माइक्रो जो बिल्कुल छोटी इंडस्ट्री है उनको एग्जाम्प्टेड किया हुआ है ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल से। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो आपका मान लो कंपनी का ही मटेरियल है, आपने छोटा लैपटॉप या कंप्यूटर अगर वो ख़राब होता है, मोबाइल है तो ख़राब होता है, तो जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्पोज ऑफ करने की, वापस लेने की, नहीं तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। बट वो जो स्मॉल जो माइक्रो इंडस्ट्री वाले हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है, उनको माफ़ किया गया है। 53rd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बात की गई है कि आपका इन्वायरमेंट के बारे में कितना ग्रो कर रहे हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कंसीडर एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम वाइटलिटी एज द टू इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर द मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। क्या ये एनवायरमेंटल हेल्थ, जो एनवायरमेंटल की हेल्थ है, इकोसिस्टम की है, वाइटलिटी एज द टू इम्पोर्टेंट टूल फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। सेकेंड, इट इज ब्रॉट आउट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्या यूएनपी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया ऑक्सफोर्ड। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबोव इज और आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी दोनों ठीक है, डी कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है टेक्स इनटू टू अकाउंट two fundamental dimension of the sustainable development, environmental health which rise with the economic growth and prosperity। मतलब एक तो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट हो पर सस्टेनेबल हो। मतलब जैसे हमें अपने फोर फादर से मिली हुई ये चीज़ें एनवायरनमेंट की, जैसे पेड़ पौधे पत्ते फूल फल, जैसे उसी को हमें अपने आने वाली जो लीनिएज है उनको प्रोवाइड करना है, उसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और दूसरा आपका जो आपकी इन्वायरमेंटल की हेल्थ कैसी है ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी के साथ में। एंड द इकोसिस्टम वाइटलिटी विच कम्स अंडर द स्ट्रेन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड जो इकोसिस्टम है जो उसकी वाइटलिटी के बारे में बात करेंगे, अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, शहर बन रहे हैं या इंडस्ट्री ज़्यादा आ रही है, तो उसके साथ में क्या उसका स्ट्रेन डाल रही है, क्या प्रेशर डाल रहा है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ द इन्वायरमेंटल हेल्थ विच इंक्लूड्स the air water pollution level in the country along with the parameters for the ecological vitality, measuring the sustainability of the different ecosystem from the forest to marine। and second statement incorrect है। it is biannual report, साल में 2 बार आती है, brought out the Yale University along the Columbia University working in the tandem with the World Economic Forum।
मतलब ये साल में 2 बार रिपोर्ट आती है। येल यूनिवर्सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ में आती है, विच इज टेंडम होता है साइड बाय साइड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 54th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी फ्लैगशिप एमिशन गैप रिपोर्ट 2020, जो एमिशन गैप रिपोर्ट है 2020 की, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, G20 नेशन एज ए होल अकाउंट फॉर 78% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में क्या 78% है जो G20 के मेंबर हैं वही एक्सप्लोजन कर रहे हैं या वो हमारे एनवायरनमेंट में फैला रहे हैं। सेकेंड स्टेज में, इंडिया इज द ओनली कंट्री इज इन द G20 दैट इज एक्सपेक्टेड टू मीट इट्स कमिटमेंट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट COP25 बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25। उसमें बोला गया था कि हमको प्री इंडस्ट्री जो टेम्परेचर था उससे 1.5 से 2 डिग्री रखना है, मैक्सिमम हमें 1.5 रखना। अगर हम एक्सट्रीम लिमिट्स में जाते हैं तो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में 2% डिग्री टेम्परेचर राइज हो सकता है। क्या इंडिया ही ऐसा है पेरिस एग्रीमेंट के जो पैरामीटर को पूरा कर रहा है? करेक्ट आंसर कौन सा है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। इसका सॉल्यूशन ए है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। जो एमिशन गैप विच इज आल्सो नोन एज कमिटमेंट गैप मेजर्स द गैप बिटवीन द वी नीड टू डू व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं उसके बीच में जो गैप है उसको एमिशन गैप कहते हैं या कमिटमेंट गैप कहते हैं। जो आपने कमिटमेंट किया था उसके आप कितना पीछे रह गए। इट मेजर्स द पेस एट विच एमिशन मस्ट बी रिड्यूस रीच एन एमिशन लो दैट वुड लिमिट टेम्परेचर 1.5 डिग्री। G20 नेशन एज ए होल अकाउंट फॉर 78% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन। जो G20 कंट्री हैं 20 कंट्री 78% आपका एमिशन कर रहे हैं पोल्यूशन, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है ग्रीन हाउस गैस। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री बट वन अमंग द 9 कंट्रीज हु आर एक्सपेक्टेड टू मेक देयर प्लेज। मतलब 9 कंट्री, जो 20 कंट्रियों में से 9 कंट्री ही पैरामीटर को फुलफिल करने वाले हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया भी उनमें से एक है, अकेला इंडिया नहीं है, 8 कंट्री और हैं। 55th क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्री विच रिसेंटली साइंड द अब्राहम अकॉर्ड विद इजराइल लाइज बिटवीन द 2 वाटर बॉडीज। ये एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन लगा लो। जो अब्राहम अकॉर्ड है वो 2 वाटर बॉडीज़ के बीच में है, उस कंट्री का नाम बताना है जो इजराइल के साथ है। ए है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, बी है पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ ओमान, डी है अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ एडन। इसका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि जो इजराइल और UAE के बीच में ये साइन हुआ है और UAE किस किस वाटर बॉडीज़ के बीच में है। UAE and Israel signed a US brokered agreement that come to known as the Abraham Accord that aims to establish formal relation between the two countries. The UAE is situated in the Middle East, bordering with Persian Gulf and Gulf of Oman. Persian Gulf और Gulf of Oman के बीच में UAE है। इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56th क्वेश्चन। With reference to the term red tides, consider the following statement. First statement, these tides are experienced in the lower latitude. जो टाइड हैं, मान लो जैसे ज्वार भाटा बोलते हैं, टाइड्स आर एक्सपीरियंस इन द लोअर लेटीट्यूड। लेटीट्यूड हम ऐसी रेखा को कहते हैं जो हमने ग्लोब पे मानी हुई, क्या ये लोअर लेटीट्यूड में ही मिलता है। दे हैव ए प्योरीफाइंग इफेक्ट टू द एटमॉस्फेयर ऑन द एटमॉस्फेयर। कल भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, रेड आल्गे के बारे में। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज दिस टाइड्स अकर ड्यूरिंग द फुल मून एंड द हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द मैराइन एनिमल। क्या ये फुल मून के टाइम पे ही टाइड्स आते हैं और ये क्या मैराइन में जो एनिमल है उनके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट, दे मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स अमंग स्क्विड्स एंड क्रस्टासेंस। ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल को मार्क करते हैं स्क्विड्स और क्रेस्टासेन में। आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा है इसमें से इनकरेक्ट है। ये हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा गया है।
ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी है सेकंड थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन डी है। जो रेड टाइड्स occurs in the coastal water due to growth of the red algae imparting a reddish hue to the tides। जो रेड algae के बारे में हमने कल बात की थी, उनकी प्रेजेंस होने से जो टाइड आते हैं उनको रेडिश ह्यू हो जाती है, मतलब झलक सी आती है एक रेड कलर की, उसको ही रेडिश टाइड बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, टाइड्स आर नॉट लैटिट्यूड स्पेसिफिक बट एरिया स्पेसिफिक। ये लैटिट्यूड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बट एरिया से बहुत इफेक्ट पड़ता है, डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ कोस्टल पॉल्यूशन। कोस्टल पॉल्यूशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दिस टाइड्स एमिट टॉक्सिक गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। जो ये टाइड हैं, ज्वार भाटे हैं, एमिट करती हैं टॉक्सिक गैस, जो जहरीली गैस होती हैं, दस दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दिस टाइड्स हैव गोट नथिंग टू विद द लूनार एंड सोलार साइकिल। जैसे फुल मून बोला गया है तो लूनार एंड सोलार साइकिल से कोई इम्पैक्ट नहीं करता और ये आपके एनवायरनमेंट को प्रदूषण ही करते हैं, पोल्यूट करते हैं। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट आल्सो इनकरेक्ट, ड्यू टू द रेड algal ब्लूम द डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट। मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट है इन द वाटर सिग्निफिकेंटली, मान लो algal आपका जैसे काई ज़्यादा जम गई तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे मैरीन इकोसिस्टम पर डिफेक्ट पड़ेगा और वो मर जाएंगे। इसलिए ये चारों ही ऑप्शन इसके इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आपने तब देखा होगा जब ठंड में दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूटेड हो जाता है एरिया, और जैसे फॉग जमने लगती है तो दिल्ली में क्या कहते हैं नवंबर के टाइम पे कि एक्टिविटी बंद कर दो, यहाँ पे एक्शन प्लान चला दो और सब चीज़ों को रोक दो, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह, जिससे कि पार्टिकल जो 2.5 एंड पार्टिकल 10 कम हो जाएं। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन द PM 2.5 एंड PM 10 लेवल ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी CPCB। And the third one is it is applicable to the 124 नॉन अटेनमेंट सिटीज़। क्या 124 सिटीज़ पे लागू होता है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट, सी है सेकंड एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो PM 2.5 और PM 10 लेवल्स कैटेगरी जाने जाते हैं, जो पार्टिकल मतलब ये पार्टिकुलर मैटर बोलते हैं, जो मतलब महीन आपके पार्टिकल्स हैं जो आपके नोज़ के थ्रू, नेसल के थ्रू आपके अंदर लंग्स में पहुंच जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। या पार्टिकल 10 जो 10 माइक्रोन्स में बोलते हैं, तो ये 10⁻⁻6 इतना कम पतला हो रहता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जाके हार्मफुल हो जाता है। तो इसी बेस पे एयर पोल्यूशन आपका बोलते हैं ज़्यादा हो गया है तो उसको पहले मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी बोलते हैं, पुअर टू वेरी पुअर, और वेरी पुअर टू सीवियर, सीवियर टू सीवियर प्लस, मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है। हम देखते हैं कि जो पोल्यूशन लेवल 800 से बढ़ गया तो उसको सीवियर बोल देते हैं या वेरी सीवियर बोल देते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। रिस्पेक्टिव स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर दी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या MC है जहाँ वहाँ पे, वही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका कोई लेना देना नहीं है। एंड थर्ड वन इज इट इज़ एप्लीकेबल ऑन टू द नेशनल कैपिटल रीजन। NCR एरिया के लिए है, दिल्ली में ही ये बात होती ज़्यादा, उसके आसपास के एरिया में। सिटीज़ आर डिक्लेयर्ड अटेनमेंट फॉर द ओवर 5 पीरियड दे कंसिस्टेंटली डू नॉट मीट द नेशनल, मतलब 5 साल तक उसने जो नेशनल एम्बिट एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड फॉर PM 10 और मतलब उसके लिए NO2 के लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए नहीं पैरामीटर पे पहुंच पाए हैं, तो इसलिए उनको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में डाल दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिए जाते हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें OD1 पॉलिसी भी इसी की वजह से आती है। 58th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है 2010 का, NGT बोलते हैं, जो कोई भी दिल्ली में मान लो पोल्यूशन वगैरह पे यही एक्शन लेते हैं। तो फॉलोइंग लेजिस्लेशन डजंट कम अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द NGT। NGT के ज्यूरिडिक्शन में या उसके काम में कोई आता नहीं है, नियम में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट
1991 का जो पब्लिक लाइबिलिटी बनती है इंश्योरेंस एक्ट 1991 का वो आता है या नहीं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। डी आंसर इसका करेक्ट है। जो नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ब्रिंग्स द फॉलोइंग कैट्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द एनजीटी। एनजीटी के अंडर में ये आते हैं। जैसे एक तो वाटर पोल्यूशन का 1974 का, मैंने ये ट्रिक भी बताई थी कि आप मान लो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे वाटर बहुत पोल्यूटेड था, तो उस टाइम का एयर पोल्यूशन 1981 का, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, और पब्लिक लायबिलिटीज एंड इंश्योरेंस एक्ट 1991 का, एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, ये सारे ही। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2000 एक्ट भी आता है। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट डज नॉट कम अंडर ज्यूरिडिक्शन ऑफ द एनजीटी। फॉरेस्ट राइट्स का ज्यूरिडिक्शन नहीं आता है एनजीटी के, बाकी सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन PAZ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PAZ के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ नोटिफाइड फॉर क्रिएटिंग ए प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन। क्या ये जो कर्नाटका का रूल है प्रोटेक्टेड एरिया एग्रीकल्चर के लिए जोन। सेकेंड स्टेटमेंट, इन द प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन एग्जिस्टेड हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स विल बी स्टॉप्ड। जो प्रोजेक्टेड एग्रीकल्चर जोन है उसमें एग्जिस्टेड जो हाइड्रोकार्बन, जिस प्रोजेक्ट से हाइड्रोजन एंड प्लस कार्बन एमिट होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, वो स्टॉप कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिससे एग्रीकल्चर को हार्म होता है। इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। ये कर्नाटका का नहीं, ये तमिलनाडु का रूल है जो एग्रीकल्चर जोन बनाई गई है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन डेवलपमेंट रूल्स 2020 का ही रूल है, और ये तमिलनाडु का है। द ऑब्जेक्ट्स टू यूज अवेलेबल एग्रीकल्चर लैंड्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इंश्योर दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वर नॉट अनड्यूली कंस्ट्रेंड बाय द नॉन एग्रीकल्चर यूज अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब कंस्ट्रेंट नहीं आना चाहिए, उन पे बाधा नहीं लगनी चाहिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैं, किसके कारण, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के कारण, मान लो इंडस्ट्री वगैरह बनने के कारण। सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली न्यू प्रोजेक्ट्स आर दी प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। जो पहले प्रोजेक्ट लगे हुए उन पे कोई नहीं है, पर नए प्रोजेक्ट आएंगे उनमें ये प्रोटेक्टिंग एग्रीकल्चर जोन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द हेमिस नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स में फैला हुआ है क्या। सेकेंड, देर आर नो ह्यूमन हैबिटेट्स इनसाइड द पार्क, इनसाइड द पार्क कोई भी आदमी के रहने की जगह नहीं है, कि आदमी नहीं रहते, हैबिटेंट बोलते हैं, हैबिटेशन। थर्ड वन, इट इज़ द ओनली नेशनल पार्क इन ऑफ इंडिया सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में अकेला पार्क है क्या। इट इज़ द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ द कश्मीर स्टैग, कश्मीर स्टैग का अकेला ही ये नेचुरल हैबिटेट है क्या, हिरन जैसा होता है। तो अब स्टेट गिवन अबो आर करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकेंड एंड थर्ड, बी है थर्ड, सी है सेकेंड एंड फोर्थ, डी है चारों ठीक है क्या। इसका सॉल्यूशन बी है। स्टेटमेंट 1 इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। अब आपको पता है JNK 2 स्टेट यूनियन टेरिटरी में बट गए हैं, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ईस्टर्न साइड होता है। हेमिस नेशनल पार्क हैज़ द डिस्टिंक्ट बीइंग ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। द पार्क इज लोकेटेड प्रोटेक्टेड होम फ्रॉम द एंडेंजर्ड मैमल्स लाइक लेपर्ड, चीता, एशियाटिक इबेक्स, टिबेटन वोल्फ एंड द यूरेशियन ब्राउन बियर एंड द रेड फॉक्स। इससे प्रोटेक्टेड होम फॉर, इसमें ये पशु मिलते हैं, आपके एनिमल मिलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 6 विलेजेस एग्जिट विद इन दी कन्फाइन द पार्क्स, मतलब 6 विलेजेस के बीच में आते हैं। रुम्बा, काया, स्कू, सिंगो, यूट्रिस एंड चिलिंग आर होम टू अबाउट 600 पीपल, 1600 पीपल, मतलब 1600 आदमी वहाँ पे रहते हैं। सेवरल गोम्पाज एंड कोटन्स, several gompas and cotton also located within the park. The 400-year-old Hemis monastery is also located within the park.
मोनेस्ट्री भी है यहाँ पे 400 साल पुरानी हेमिस, एंड विच इज़ रेवर्ड, मतलब सम्मान दिया जाता है द लार्जेस्ट मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन द लद्दाख। लार्जेस्ट जो है ये मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हेमिस नेशनल पार्क हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ द बीइंग द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द हिमालय। तो आपका थर्ड ही आंसर इसका करेक्ट है, क्योंकि यही सबसे बड़ा है नॉर्थ जो हिमालय है। एंड इसमें फोर्थ इनकरेक्ट है, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क इज नॉट ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ द कश्मीर स्टेट, इट कैन बी फाउंड इन दचिंगम नेशनल पार्क इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दचिंगम नेशनल पार्क है उसके इन यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में है दचिंगम, बट हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, और कश्मीर स्टेट आपका दचिंगम में है। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। And friends, that's all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends. Bye.